हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। यानी आपके डिमांड पे फ्रेंड्स मैंने करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने, जो आपके एग्जाम बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं एक प्रश्न बताऊंगा और उससे लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न तैयार होने वाले हैं। यानी पूरे डिटेल वाइज मैं इस करंट अफेयर्स को कवर करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है। तो पहली बात कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है ना, भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलाग को। किसको माना जाता है फ्रेंड्स, नॉर्मन बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर मैं बताऊं कि दुग्ध क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है, याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन को। किसको माना जाता है, वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया। तो इनका निधन फ्रेंड्स जो है ना 98 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए और डिटेल से इसको कवर कर लेते हैं। पहली बात कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है फ्रेंड्स, इनको भारतीय कृषि विज्ञानी थे, जिनका जो अभी हाल ही में मृत्यु हो गया है 28 सितंबर 2023 को चेन्नई के अंदर हुआ था ना। कितने वर्ष की आयु में, तो 98 वर्ष की आयु में इनके अभी निधन हुआ है। इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता था। इनका जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म कुंभकोणम तमिलनाडु के अंदर हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म होता है। और इनके पूरे नाम की मैं बात करूं तो इनका पूरा नाम था मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन। क्या था, मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन था। तो आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा अगर पूरा नाम आपके एग्जाम में दे देता है तब भी। ठीक है, इनको फ्रेंड्स राज्यसभा के लिए 2007 में राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। इसके अलावा इनको कई पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जैसे भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री 1967 में इनको दिया गया था। वहीं भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण इनको 1972 में दिया गया था। जबकि भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जो दिया गया था 1889 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1971 के अंदर। और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको 1987 में प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से इतने डिटेल को आपको याद रखने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में अजय माणिकराव खानविलकर को भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भारत के पहले लोकपाल कौन थे फ्रेंड्स, तो भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। कह सकते हैं कि पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया है अजय माणिकराव खानविलकर ने। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। डिटेल में अगर बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, लोकपाल क्या है, तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ साथ एक अध्यक्ष और 8 सदस्य भी होते हैं। पहले लोकपाल अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, जिनका कार्यकाल था 2019 से 2022 तक। इसके बाद नए लोकपाल कौन बन गए हैं, तो अजय माणिकराव खानविलकर नए लोकपाल बन गए हैं। वहीं लोकपाल की नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो अजय माणिकराव खानविलकर की नियुक्ति अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं एंजेला मैथ्यूज। कौन बना है, एंजेला मैथ्यूज। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है फ्रेंड्स कि जब भी विश्व कप में एक नियम लागू किया गया था, वैसे नियम तो है कि 3 मिनट में किसी बल्लेबाज को आउट होने के
बाद 3 मिनट के अंदर में क्रीज पर नए बल्लेबाज को पहुंचना होता है। एंजेलो मैथ्यूज ने भी फ्रेंड्स, हालांकि ये जो समय था ना 3 मिनट से घटा करके 2 मिनट कर दिया गया था विश्व कप के दौरान, ठीक है। तो एंजेलो मैथ्यूज जो थे फ्रेंड्स, ये दूसरे 2 मिनट के अंदर क्रीज पे तो पहुंच गए थे, लेकिन इनका जो हेलमेट था ना फ्रेंड्स, वो हेलमेट की पट्टी टूटी हुई थी और ये हेलमेट रिप्लेस करने के लिए गए, तब तक 2 मिनट ओवर हो चुका था। जबकि बांग्लादेशी टीम के कप्तान उन्होंने क्या किया, अपील किया, तो अंपायर को आउट देना पड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायिका मालिनी राजूरकर का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया है। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए गीतों से थी? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो मालिनी राजूरकर थी ना, इनका निधन 6 सितंबर 2023 को हुआ है। इनका जो संबंध है फ्रेंड्स ना, ये ख्याल और टप्पा जैसी गाए गए गीतों से है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज। कौन बन गई हैं? मरियम नवाज बन गई हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पाकिस्तान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थी बेनजीर भुट्टो। कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। जबकि पहली महिला मुख्यमंत्री पाकिस्तान की कौन बन गई हैं? तो मरियम नवाज बन गई हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज को 26 फरवरी 2024 को शपथ दिलाया है। इनके पिता का नाम नवाज शरीफ है, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा चाचा का नाम शहबाज शरीफ है, जो कि वर्तमान में 11 अप्रैल 2022 से वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मरियम नवाज की बात करें तो यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी नवाज कह सकते हैं PMNL पार्टी के से संबंध रखती हैं, यानी इस पार्टी की नेता हैं। कुछ फैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, ठीक है ना। जबकि प्रथम महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप को जीत लिया है जर्मनी की टीम ने। किसने जीता है? जर्मनी की टीम ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 को जीता है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन जो है ना, ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूजीलैंड के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बन गए हैं। डिटेल में बात करते हैं, बात आई न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर है। सम्राट यहाँ के हैं चार्ल्स तृतीय, जबकि नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि 42वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन, जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ 2023 वाला, जो कि 18वां संस्करण हुआ था, जिसकी मेजबानी खुद भारत कर रहा था, इसका आयोजन जो किया गया था वो नई दिल्ली में भारत मंडपम बिल्डिंग के अंदर किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर थीम की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम रही है, ठीक है ना। और इस बार भारत जो है 18वें संस्करण की मेजबानी किया है, ठीक है। वहीं बात करें जो 19वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो 19वें संस्करण की मेजबानी करेगा ब्राज़ील। कौन करेगा फ्रेंड्स? तो ब्राज़ील करने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। डिटेल में बात करते हैं, संस्करण कौन सा भारत ने आयोजित किया था? भारत में तो 18वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर किया गया था। इस भारत की तरफ से अध्यक्षता किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत में G20 का शेरपा किसे बनाया था? तो याद रखिएगा, भारत में G20 के शेरपा बने थे अमिताभ कांत। कौन बने थे? अमिताभ कांत जो है भारत में G20 का शेरपा बने थे। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मैं बात करूं तो 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्राजील के अंदर। कहाँ आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स? तो ब्राजील के अंदर किया जाएगा 2020 वाला। कौन सा? 2024 वाला ब्राजील के अंदर आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ये कौन सा संस्करण होगा? 19वां। 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 17वां संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था और आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। वहीं 18वें संस्करण की बात करें तो 18वां संस्करण जो था ये भारत के अंदर आयोजित किया गया था। तो ये ब्राजील,
इंडोनेशिया और भारत, ये तीनों मिलकर के ट्राइका बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? तो ट्राइका बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वहीं 21वां अस्थायी सदस्य याद रखिएगा। इसके पहले फ्रेंड्स 20 अस्थायी सदस्य था ना, कितने थे G20 के अंदर? 20 कंट्री थी और एक यूनियन था। 20 कंट्री और एक यूनियन था, यानी EU। क्या था? EU था, यूरोपीय यूनियन था ना। लेकिन फ्रेंड्स जब भारत अध्यक्षता कर रहा था 18वें संस्करण की ना, तो इसमें जो है ना भारत ने एक नए संगठन को शामिल किया है। तो अब G20 में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? तो अब G20 में कुल 21 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे? 21वां सदस्य, अस्थायी सदस्य बनाया गया किसको? तो अफ्रीकी यूनियन को, यानी AU को बनाया गया 21वां अस्थायी सदस्य। यानी कह सकते हैं अब 20 देश अब प्लस 2 यूनियन हो गए हैं किसके अंदर? तो G20 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कौन जुड़ा है? तो अफ्रीकी संघ जुड़ा है भारत के नेतृत्व में। अफ्रीकी संघ है क्या फ्रेंड्स? तो ये 55 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना हुई थी 2002 के अंदर। इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय अदिस अबाबा इथोपिया के अंदर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है? फ्रेंड्स अभी हाल ही में याद करिएगा, मणिपुरी भाषा में। किस भाषा में? तो अभी हाल ही में मणिपुरी भाषा में 26 नवंबर को, कब फ्रेंड्स? 26 नवंबर को भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, याद रखिएगा, डायना एडुल्जी। कौन बना है? डायना एडुल्जी बन गई हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, या कह सकते हैं एकात्मकता की प्रतिमा, का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका अनावरण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है, ठीक है ना। यानी स्टैचू ऑफ वननेस, या कह सकते हैं एकात्मकता की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है ना, वो कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। और इसका अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन थे फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था या अनावरण किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, कौन बन गया फ्रेंड्स? तो मनोज यादव। कौन बन गया है? वर्तमान में बन गए हैं, मोहन यादव बने हैं। कौन बना है? मोहन यादव बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के CM है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय को नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वाति नायक को। किसको दिया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाति नायक का संबंध भारत के ओडिशा राज्य से है, ये भी आपको याद रखना है, जिसको भी हाल ही में नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स अयोध्या हवाई अड्डे का जो नाम बदलकर रख दिया गया है, याद रखिएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स ना। क्या रख दिया गया है? तो महर्षि, याद रखिएगा, क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है, ठीक है ना। किसका? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं अयोध्या जंक्शन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, याद रखिएगा, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हो है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन क्या सही होगा? तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम नया हो गया है। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं अभी हाल ही में बदले गए कुछ महत्वपूर्ण नाम की अगर मैं चर्चा करूं तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। राजपथ का, दिल्ली के राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। वहीं लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो इंग्लैंड का था, इसका नाम भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। औरंगाबाद जिला का नाम बदल करके जो महाराष्ट्र में पड़ता है संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसका नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड जो कि सिक्किम में स्थित है, इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में पड़ता है, इसका नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है।
होशंगाबाद शिवपुरी बाबई, यानी होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, और शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम कर दिया गया, जबकि बाबई का नाम माखन नगर कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है, इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। व्हीलर द्वीप का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, और मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि भारत का यानी कह सकते हैं विश्व का सबसे ज़्यादा दर्शक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम जो कि असम में पड़ता है, इसका नया नाम रख दिया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स हाल ही में बदले गए कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट मार करके आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना है सिंगापुर। कौन बना है? सिंगापुर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भारत की मैं रैंक की बात करूं तो भारत की इसमें रैंक है 87वीं। कितनी रैंक है? तो 87th रैंक है भारत की, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, और इसमें शाहरुख खान को, याद रखिएगा, शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो शाहरुख खान को दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं, देखिएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 2024 की मैं बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है इनकी फिल्म जवान के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब रानी मुखर्जी को दिया गया है इनकी फिल्म मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है इनके फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? तो जवान मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में किसको दिया गया है? तो 12th फेल को, याद रखिएगा, 12th फेल को जो फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर, ठीक है ना। ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, जो 12th फेल मूवी है ना, ये स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। ये आपको एक मोटिवेशन प्रदान करने वाला है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ओपेनहाइमर को। किसको दिया गया? ओपेनहाइमर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सलार पार्ट 1 सीज फायर, सलार पार्ट 1 सीज फायर को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ना, ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये 14वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन फिक्की के द्वारा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इसकी थीम की बात करूँ तो इस बार की थीम रही है बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर, इसकी थीम रही है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 की मैं बात करूं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना, ये जीत लिया है सिलियन मर्फी ने। किसने जीता है? सिलियन मर्फी ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलियन मर्फी ने 77वें क्रम का जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है बाफ्टा अवार्ड की, तो इसका जो आयोजन है लंदन ब्रिटेन के अंदर किया गया था, और इस बार का 77वां संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो सिलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार की बात करें तो एम्मा स्टोन को, किसको दिया गया? एम्मा स्टोन को बाफ्टा अवार्ड 2024 की विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की मैं बात करूं तो क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो ओपेनहाइमर फिल्म को, ठीक है ना। ओपेनहाइमर फिल्म को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर फिल्म ने जीता है, कुल 7 पुरस्कार जीते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय संविधान प्रति वर्ष
26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स 26 नवंबर को ही मनाया जाता है? याद रखिएगा, जो हमारा संविधान था ना, वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी पूर्ण रूप से बनकर तैयार किया गया था हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 2015 से, याद रखिएगा, इसीलिए 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है ना, वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, या कह सकते हैं कि अंगीकृत किया गया था या स्वीकार किया गया था। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार यानी अंगीकृत किया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को पूरे देश में लागू हो गया था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से मनाने की इसकी घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का जो आयोजन होगा ना, ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका, यानी इन दोनों स्थान पे होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि उपरोक्त तो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों मेजबानी करने वाले हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की। डिटेल में बात, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का विश्वनाथ घाट 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो ये फ्रेंड्स असम, याद रखिएगा, असम का विश्वनाथ घाट गांव जो है ना, ये 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब जीता है, यानी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है असम के विश्वनाथ घाट गांव को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं बात करूं तो ये दिया गया है गुलजार को। एक उर्दू लेखक है फ्रेंड्स गुलजार ना, फेमस उर्दू कवि हैं गुलजार, और जगत गुरु राम भरद्वाचार्य जो कि तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। इन्होंने अब तक फ्रेंड्स 240 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। इन दोनों लोगों को फ्रेंड्स दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और दोनों को, ए और बी दोनों को दिया गया, ठीक है ना। यानी गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को भी दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। डिटेल में अगर बात करें तो याद रखिएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये किसको दिया गया था? तो दामोदर मौजो को दिया गया था। दामोदर मौजो कौन थे? तो ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार थे जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं मैं अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं शुरुआत की बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है 1961 में। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1961 में से दिया जा रहा है। वहीं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? हालांकि 1961 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में इसको दिया गया था। और किसको दिया गया था पहली बार? तो मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। वहीं इसके अलावा बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी, जो कि एक बंगाली लेखिका थी। इन्होंने 1876 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके अलावा 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। तो ये आप दोनों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जबकि वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था वर्ष 2018 के अंदर? तो अमिताभ घोष को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड्स वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर के अब कितनी हो गई है? वो 10 हो गई है। कितनी हो गई है? 10 हो गई है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि 6 नए देश इसमें शामिल होने थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। 6 नए देश शामिल होने थे, लेकिन एक जो देश है ना जिसका नाम है अर्जेंटीना, एक देश जो है ना ये जिसका नाम है अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना है ना फ्रेंड्स, ये ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि पहले ये राजी था कि मैं ब्रिक्स में शामिल होऊंगा, लेकिन अब ये क्या कर दिया है? मना कर दिया है। तो अब कितने शामिल हो गए? 5। तो पहले ही 5 थे और 5 और शामिल हो गए, तो कितने हो गए? 10। तो पहले 5 कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी 5 जो थे पहले से ब्रिक्स के सदस्य देश थे। अब कितने हो गए? 5 और बढ़ गए। कौन कौन बढ़े हैं याद रखिएगा। तो एक बढ़ गया मिस्र, दूसरा इथोपिया, तीसरा ईरान, चौथा सऊदी अरबिया और 5वां बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
हाल ही में नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथ का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथ का निधन हो गया है। वो जानी जाती थी भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए जानी जाती थी? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी कौन फ्रेंड्स? तो सरोजा वैद्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का जो निर्माण है ना, ये किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का भी हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड्स आचार्य विद्यासागर महाराज की मैं बात करूं तो यह एक जैन संत थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध जो है ना फ्रेंड्स, ये किस राज्य से था? तो कर्नाटक राज्य से था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर निधन हो गया। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था, जिनका भी हाल ही में 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दुनिया के बाहर भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है फ्रेंड्स अमेरिका के अंदर। कहाँ बना है? अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। कहाँ बना है? अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। दुनिया के बाहर यानी भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो पहली बात आपको याद रखना है कि बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो पॉल लिंच को दिया गया है। और पॉल लिंच किस देश के रहने वाले हैं? तो पॉल लिंच जो है ना फ्रेंड्स, ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है ना, यह एक आयरिश लेखक है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसको दिया गया है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आयरलैंड के रहने वाले हैं। डिटेल में बात करते हैं। बुकर पुरस्कार 2023 जो है फ्रेंड्स, ये पॉल लिंच को उनके उपन्यासकार पैगंबर सांग के लिए दिया गया है। ठीक है ना, इनका संबंध किस देश से था? तो आयरलैंड से। वहीं बुकर पुरस्कार 2022 की मैं बात करूं तो ये दिया गया था स्याहान करुणा तिलका को। किसको दिया गया था? स्याहान करुणा तिलका को। इनके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था। ठीक है ना, इनका संबंध जो है ना, ये श्रीलंका देश से था। तो 2023 वाला किसको दिया गया था? पॉल लिंच को। और 2022 वाला दिया गया था स्याहान करुणा तिलका को। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इसमें शीर्ष पे रहा है महाराष्ट्र। कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ना फ्रेंड्स, इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है ना, हालांकि जो 5वां संस्करण आयोजित किया गया था ना, इसको किसने जीता था? तो इसको महाराष्ट्र ने ही जीता था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां और 5वां संस्करण दोनों ही किसने जीता था? तो महाराष्ट्र ने ही जीता है। वहीं डिटेल में बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो यह प्रतियोगिता जो है ना फ्रेंड्स, भारत में स्कूल व कॉलेजों के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन इस बार के तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। और शुभंकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका शुभंकर क्या था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की? तो था बीरा मंगाई वेलू नाचियार। क्या था? बीरा मंगाई वेलू नाचियार। ये मैस्काट को आपको याद रखना पड़ेगा। इस बार का 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। शीर्ष राज्य कौन था? महाराष्ट्र था, जो कि 158 पदक जीता था, जिसने 57 गोल्ड मेडल, 48 सिल्वर मेडल और 53 ब्रांज मेडल, यानी कुल 158 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो आयोजन होता है, ये किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह फ्रेंड्स कोई किसी और देश की टीम नहीं, बल्कि अपने प्यारे देश की टीम है भारत, जिसने वनडे क्रिकेट के इतिहास में यानी वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है भारत की टीम ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की मैं बात करूं तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। किसने जीता है? यानिक सिनर ने जीता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के रहने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं डिटेल में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन मेलबर्न और विक्टोरिया में किया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के 2 शहर हैं। इस बार का 112वां संस्करण आयोजित किया गया था। पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले, इन्होंने जीता है। जबकि महिला एकल का खिताब जीता है एरिना सबलेंका ने। कहाँ की रहने वाली हैं? तो बेलारूस की रहने वाली हैं। वहीं पुरुष डबल का खिताब आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स ना एक भारत के रोहन बोपन्ना भी और जो है फ्रेंड्स ये शामिल थे ना। पुरुष डबल का खिताब जो है मैथ्यू, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, और भारत के रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के अंतर्गत, ठीक है। वहीं महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो सिह सुवेई, जो कि ताइवान की है, और एलिस मर्टेस, जो कि बेल्जियम के हैं। इन लोगों ने फ्रेंड्स महिला डबल्स का खिताब जीता, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं मैं बात करूँ फ्रेंड्स की जो वर्ष भर में 4 टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें से पहले की शुरुआत हो चुकी है, जिसको किसने जीता है? तो यानिक सिनर ने, और महिला में जीता है एरिना सबलेंका में। वहीं वर्ष 2023 की मैं बात करूँ तो जो वर्ष 2023 की जो टेनिस टूर्नामेंट हुए थे ना, उसमें कार्लोस अल्कराज, कौन जीता फ्रेंड्स? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन जो ओपन था ना, विंबलडन ओपन का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज, और बकिया 3 जो खिताब थे उसको किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच जीते थे। कौन जीते थे? नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। और इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में याद रखिएगा, रिलायंस जियो के द्वारा भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की गई है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का जो 19वां संस्करण है ना, ये आयोजित किया गया है अलास्का अमेरिका के अंदर। कहाँ किया गया है? अलास्का अमेरिका के अंदर किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बात, युद्धाभ्यास की मैं बात करूं तो इस बार का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है, और यह युद्धाभ्यास जो है ना, ये किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स इंडिया, याद रखिएगा, इंडिया और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है युद्धाभ्यास, ठीक है ना। और इस बार का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था अलास्का अमेरिका के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की मैं बात करूं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीत लिया है रणवीर कपूर ने। किसने जीता है? रणवीर कपूर ने जीता है। इनकी फिल्म एनिमल के लिए इनको 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करूं 69वें फिल्म फेयर समारोह की, तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया था। 27 से 28 फरवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में किया गया था। और इस कार्यक्रम की मेजबानी किसने किया था? तो करण जौहर के द्वारा इस कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था किसको? तो रणवीर कपूर को इनकी फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है ना। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है, इनकी मूवी राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड दिया गया विक्की कौशल को, इनकी फिल्म डंकी के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का जो अवार्ड है ना, ये शबाना आजमी को दिया गया है राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विनोद चोपड़ा को दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आप इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। 69वें फिल्म फेयर जो समारोह हुआ था गांधीनगर गुजरात में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया रणबीर कपूर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड शबाना आजमी को, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विनोद चोपड़ा को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपई सोरेन। कौन बन गए हैं? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो है ना फ्रेंड्स, ये हेमंत सोरेन का स्थान लिया है, जो कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। चलिए अब बात आई है झारखंड की, तो झारखंड की मैं बात करूं तो राजधानी कहाँ है? रांची है, और मुख्यमंत्री वो वर्तमान में चंपई सोरेन बन गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से इनका संबंध है। राज्यपाल की मैं बात करूं, झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना। वहीं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री की बात करूं तो रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में 5 जगह के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं, ठीक है ना, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव। कौन बन गया? मोहन यादव, इनका भी संबंध बीजेपी पार्टी से। जबकि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भजन लाल शर्मा, जिनका संबंध बीजेपी से, ठीक है।
मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहुमा। कौन बना है? लाल दुहुमा बना है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री, जो कि जेडपीएम पार्टी से संबंधित हैं। तो ये इतने भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हाल ही में ये पांचों मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत के 75% गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है। ओडीएफ प्लस होता क्या है फ्रेंड्स? तो ओडीएफ प्लस का मतलब होता है ना, खुले में शौच से मुक्त। तो खुले में शौच से मुक्त लगभग भारत के 75% गांव जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, यानी उनको ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया जा चुका है। तो इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, यानी इन दोनों लोगों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है ना, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल करके वर्ष 2021 में क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है ना। वहीं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की मैं बात करूं कि इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पहला बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए और डिटेल में अगर बात करें तो यह देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 6 अगस्त, ये डेट आपको याद रखना है, 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 33वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है, वो दिया गया है पुष्पा भारती जी को। किसको दिया गया? पुष्पा भारती जी को दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये इनकी जो फ्रेंड्स संस्मरण है ना, यादें के लिए इनको दिया गया है 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करें तो दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पुष्पा भारती को यह सम्मान इनकी वर्ष 2016 में प्रकाशित संस्मरण यादें के लिए दिया जाएगा। जबकि वहीं 32वें व्यास सम्मान की मैं बात करूं तो 32वां व्यास सम्मान 2022 वाला जो है ना, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि 2018 में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा व्यास सम्मान की मैं बात करूं तो व्यास सम्मान की शुरुआत कब होती है? तो 1991 में होती है, और इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही व्यास सम्मान को प्रदान किया जाता है। यह व्यास सम्मान जो है फ्रेंड्स 10 वर्ष की अवधि के अंदर प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। जबकि पहले व्यास सम्मान की मैं बात करूं तो ये दिया गया था रामविलास शर्मा को। ठीक है ना। पहला व्यास सम्मान प्राप्त करता कौन थे? रामविलास शर्मा। जबकि 2023 का जो 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो पुष्पा भारती को। और 2022 का जो 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। तो इतना चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? फ्रेंड्स अभी हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर की मैं बात करूं तो बन गई हैं प्रमिला मलिक। कौन बन गई हैं? प्रमिला मलिक बन गई हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत को देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मिल गया है, तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु इसका नाम रखा गया, या शॉर्ट फॉर्म में आपको अटल सेतु भी आप इसको कह सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करूं तो जो अटल ब्रिज जो है ना फ्रेंड्स, ये देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर होने वाली है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ने का काम करता है यह ब्रिज। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो CISF की पहली महिला चीफ बन गई है नीना सिंह। कौन बनी है फ्रेंड्स? नीना सिंह बनी है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला चीफ बनी है नीना सिंह। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? फिर से याद रखिएगा, 2023 का जो अवार्ड दिया गया है ना वो 2021 वाला 2023 में दिया गया है। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया वहीदा रहमान को। किसको दिया गया है? भारतीय अभिनेत्री वहीदा रहमान को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, वहीं बात करें फ्रेंड्स कि वर्ष 2022 में किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था आशा पारेख को। किसको दिया गया था? आशा पारेख को वर्ष 2022 वाला दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। जबकि 2021 वाले की बात करूं तो 2021 वाला किसको दिया गया था? 2021 में दिया गया था अमिताभ, याद रखिएगा, किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था रजनीकांत को। किसको दिया गया था? रजनीकांत को दिया गया था। 2020 वाला किसको दिया गया था? तो 2020 वाला दिया गया था, याद रखिएगा, ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भूटान के जो नए प्रधानमंत्री हैं ना, भूटान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सेरिंग तोबगे। कौन बना है? सेरिंग तोबगे। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भूटान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात आई है भूटान की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो कि थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा इसकी मुद्रा की बात करें तो भूटानी नगुल्ट्रम इसकी मुद्रा है। और राजा यहाँ के हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के राजा हैं, जबकि नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सेरिंग तोबगे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे कम उम्र के फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ग्रेवियल अटल। कौन बन गया फ्रेंड्स? वो बन गए हैं ग्रेवियल अटल। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेवियल अटल जो है ना, ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। डिटेल में बात करें, बात आई है फ्रांस की, तो याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करूँ, राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रों हैं, जबकि प्रधानमंत्री बन गए हैं ग्रेवियल अटल। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है ना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यह याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं भारत का 53वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो था रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिटेल में अगर मैं बात करूं तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंह जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां जबकि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है ना। वहीं भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो 53वां बाघ अभ्यारण्य है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा जो बुनियादी शिक्षा है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए उल्लास ऐप लॉन्च किया गया। कि कौन सा ऐप? उल्लास ऐप। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी जिसका नाम है टेस्ला का नया सीएफओ बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिसको अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का सीएफओ बनाया गया, तो वो है वैभव तनेजा। कौन है? वैभव तनेजा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैभव तनेजा को अभी हाल ही में टेस्ला ने अपना नया सीएफओ बनाया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस को याद रखिएगा नई दिल्ली के अंदर संचालित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां संचालित किया गया फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली के अंदर इसको संचालित किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है ना, ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, राष्ट्र के प्रगति व उत्कृष्ट विकास के लिए दिया जाता है लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये किसको दिया गया है 23 वाला? ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पुराने संसद भवन को अब जो है ना, ये संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब हम डिटेल की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, पुरानी संसद भवन
जो इसकी नींव कब पड़ेगी, तो 1921 में इसकी नींव पड़ी थी और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। कब किया था, 1927 में। नींव कब डाली गई थी पुराने संसद भवन की, तो 1921 में। किसने उद्घाटन किया था, लॉर्ड इरविन ने, और 1927 में बनकर तैयार हो गया था। इसके वास्तुकार की मैं बात करूं, यानी पुराने संसद के वास्तुकार कौन थे, यानी डिजाइनर कौन थे, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। कौन थे फ्रेंड्स, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है ना, ये पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। लेकिन मैं नई संसद भवन की बात करूं तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, तो 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी गई थी, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही नई संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। जबकि इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार हैं बिमल पटेल। आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि नई संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं, जबकि जो पुरानी संसद भवन थी ना, उसके वास्तुकार कौन थे, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, ठीक है। बिमल पटेल कौन है, तो HCP डिजाइन फर्म के अध्यक्ष है बिमल पटेल। वहीं नए संसद भवन के निर्माण की मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण है ना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है, तो इसको किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी किसने किया था, तो इसकी मेजबानी किया था सऊदी अरबिया ने। किसने किया था, सऊदी अरबिया ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबानी किया था, ठीक है ना। कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास 2023 जो है, यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत और, याद रखिएगा, सिंगापुर के आयोजित किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन सिंगापुर के अंदर ही किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला एक युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया है। यानी जो ब्राइट स्टार 23 है ना फ्रेंड्स, इसमें पहली बार भारत के एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया है, आर्मी ने भी हिस्सा लिया है और नेवी ने भी हिस्सा लिया है। तो यह किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है ना, इसका आयोजन किया गया था मिस्र के अंदर। कहाँ किया गया था, मिस्र के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का जो आयोजन है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। कहाँ किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 2023 का आयोजन हुआ है। तो याद रखिएगा, भारत और भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका जो है ना, जिसको मन्नार की कह सकते हैं, जिनको याद रखिएगा, जिनको पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी अलग करता है, वो देश है श्रीलंका, ठीक है ना, जिसके बीच भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और स्लिनेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका सेना के बीच युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो पहली बात कि जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है ना, ये किन के बीच होता है, तो भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच इसका यह युद्धाभ्यास होता है। और ये कहाँ हुआ है, तो उमरोई मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया गया है, भारत के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला डिटेल में बात करते हैं, वज्र प्रहार 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास की। तो यह भारत और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया था। इस बार का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था। जबकि शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत होती है 2010 से। कब से शुरुआत होती है, 2010 से। वहीं वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच आयोजित किया जाता है युद्धाभ्यास। ये भी भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच आयोजित किया जाता है। जबकि मालाबार जो है भारत की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ग्रैंड पिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो सिंगापुर ग्रैंड पिक्स 2023 के विजेता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कौन है, कार्लोस सेंज है। कौन है फ्रेंड्स, तो कार्लोस सेंज है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्लोस सेंज की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये फरारी के ड्राइवर है। किसके ड्राइवर है, फरारी के ड्राइवर है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने शांति निकेतन आश्रम को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, जो शांति निकेतन है ना, इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मानभूम में, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के मानभूम में स्थित है शांति निकेतन। ये वही मानभूम है ना फ्रेंड्स, जिसको जब बिहार और पश्चिम बंगाल अलग हुआ था ना, तो इसी को दे दिया गया था, किसको? पश्चिम बंगाल को दिया गया था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिटेल में बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यूनेस्को ने 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है शांति निकेतन आश्रम को, जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है। बीरभूम जिले में, ठीक है ना, बीरभूम जिले में है। 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में स्थित है। और मैं बात करूं तो भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हो गए? तो 42 हो गए हैं। 41वां कौन है? तो 41वां जो है शांति निकेतन है, और 42वां यानी नवीनतम है आपका, याद रखिएगा, होयसल के पवित्र मंदिर, ठीक है ना, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अब तक सबसे ज़्यादा यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल किस राज्य को घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में कुल 5 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से लोकसभा में पेश किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। लोकसभा में बिल किसने पेश किया था? पहली बात तो ये पेश किया था अर्जुन राम मेघवाल में, जिन्होंने विधि एवं कानून मंत्री हैं वर्तमान में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मैं बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करेगा। यानी कह सकते हैं कि 33% आरक्षण प्रदान करने वाला है लोकसभा में, ठीक है ना। कब पेश किया गया था? तो 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था। 20 सितंबर 2023 को पास भी हो गया, और राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पास हो गया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला बिल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन का रिकॉर्ड बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वो तोड़ा है विराट कोहली ने, सबको पता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स इसको किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है किसने? तो जर्मनी की टीम ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फीबा बास्केटबॉल 2023 की। तो फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आयोजन फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में किया गया था 25 से लेकर के 10 सितंबर के बीच। फाइनल मैच मनीला फिलीपींस में खेला गया था, जिसमें विजेता कौन बनी थी? विजेता बनी थी जर्मनी। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो यूएस ओपन 2023 में मेंस यानी मेंस सिंगल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया ना कि पूरे एक वर्ष में 4 टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जिसमें से 2023 में भी 4 टेनिस टूर्नामेंट खेले गए थे, जिसमें से 3 टेनिस टूर्नामेंट कौन जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था, और एक जीता था किसने? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज, जो कि कहाँ के थे? ये फ्रेंड्स विंबलडन, याद रखिएगा, विंबलडन ओपन जीता था। और नोवाक जोकोविच अब तक कितने खिताब जीत चुके हैं? तो 24 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताएं जिसने अंतरिक्ष में सेल्फी ली है। तो भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट है आदित्य 11, जिसने अंतरिक्ष में सेल्फी ली है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आदित्य 11 की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, इसको 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह एक भारत का पहला महत्वाकांक्षी सौर मिशन है, जिसको लैग्रेंज पॉइंट 11 पे प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है ना। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ये 11 है क्या, यानी लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? तो याद रखिएगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, तो उसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे 5 पॉइंट हैं, जिनमें से L1, L2, L3, L4 और L5 ना। तो उन 5 पॉइंट में L1 पे स्थापित किया गया है आदित्य L1 को। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये नियुक्त किया गया है गोपाल बागले को। किसको नियुक्त किया गया है? गोपाल बागले को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जो 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है ना, उसका नाम है जीलैंडिया। क्या है फ्रेंड्स? जीलैंडिया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप मैप में देख रहे हैं, यही है जीलैंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बन गई हैं सुधा मूर्ति। कौन बन गई हैं? सुधा मूर्ति। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जीलैंडिया की बात करूँ ना फ्रेंड्स, ये 94% भाग जो है ना, ये पानी के अंदर है। महज 6% भाग अभी तक पानी के ऊपर निकला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। किसको मिला है ये पुरस्कार? तो सुधा मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो याद रखिएगा, जमानत पर रिहा होने वाले कैदियों के ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली जो पहली पुलिस बन गई है, वो बन गई जम्मू कश्मीर की पुलिस ना। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, चाइना ने ना दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। इसकी स्पीड 1.2 TB होने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट लॉन्च किया है चाइना ने। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध श्रीलंका से है, जिनकी बायोपिक का नाम है 800। मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है 800, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ के हैं क्रिकेटर? तो श्रीलंका के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष चाचा नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजा गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन की जो खोज किया गया है ना, ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो ये कहाँ की है शेख हसीना? शेख हसीना जुल्फों वाली, ये है फ्रेंड्स बांग्लादेश की। कहाँ की है? बांग्लादेश की। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो बात है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजिद, जबकि राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, 22वें क्रम के हैं। ये वही बांग्लादेश है फ्रेंड्स जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है ना। कितने किलोमीटर का? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये हमारा प्यारा दिल्ली है। कौन है? हमारा प्यारा दिल्ली जो है ना फ्रेंड्स, IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया ना। जबकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है ना, तो हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये दूसरे नंबर पे है। किस पे है? ये दूसरे नंबर पे है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। आंसर की बात करें तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भारत का बैंक है RBI। भारत की बैंक RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 8057 का विमोचन किया गया, तो इसके लेखक कौन है? तो सिंधिया और 8057 का विमोचन किया गया, इसके लेखक है राकेश पाठक। कौन है? राकेश पाठक। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बनी है? तो भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन बन गई है रितिका हुड्डा। कौन बना है फ्रेंड्स? रितिका हुड्डा बनी है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टैंटलम के भंडार की खोज किया गया है? तो याद रखिएगा कि टैंटलम धातु है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही दुर्लभ तरीके से मिलती है, यानी बहुत ही कम जगह मिलती है। तो इसकी खोज कहाँ हुई है? तो ये सतलुज नदी के अंदर हुई है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में मेगा फूड इवेंट के दूसरे संस्करण का जो आयोजन है ना फ्रेंड्स, ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान है ना, भारत मंडपम का जो प्रगति मैदान है, यहीं पर आयोजित किया गया है इसको। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
अगला प्रश्न है, पीएम मोदी तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होने वाला है? तो इस बार कार्यकाल जो है ना फ्रेंड्स, ये 5 वर्ष का होने वाला है, ठीक है ना। इसके पहले कितने वर्ष का था? तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता था, लेकिन इस बार 5 वर्ष का कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री मोदी का, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब से कब करने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो विस्तार है ना, ये 2028 तक, अब जो है ना, ये सभी गरीबों को 5 केजी का अनाज जो है ये कब तक दिया जाएगा? 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो योजना की शुरुआत हुई थी 2020 में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया था? तो याद रखिएगा, ये किया था फ्रेंड्स जाफना और त्रिकोमाली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जाफना और त्रिकोमाली के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है श्रीलंका के इन 2 शहरों में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है नंदिनी दास को। किसको दिया गया है? नंदिनी दास को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो भारतीय मूल की लेखिका है नंदिनी दास, जिनको वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। इनको अपनी पुस्तक कंट्री इंडिया, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा किया गया है? तो याद रखिएगा, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा किया है खुद अपना देश भारत ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया है? तो ये किया गया है वानखड़े क्रिकेट स्टेडियम, जो कि मुंबई में है। यहीं पर भारत के महान क्रिकेट बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मुंबई के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पारूमाला पेरूननल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पारूमला पेरूननल जो उत्सव है ना फ्रेंड्स, इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा, केरल के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव की मैं बात करूं तो इसको मनाया जाता है 1 नवंबर को। मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अच्छा फ्रेंड्स, 1 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही जितने भी दक्षिण भारत के क्षेत्र थे, जो कन्नड़ भाषी क्षेत्र थे, उनको मिलाकर के क्या बना दिया गया? कर्नाटक बना दिया गया। इसीलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम बताइए। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता है दीप नारायण नायक। कौन है? दीप नारायण नायक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दीप नारायण नायक, जिनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं रॉबर्ट फीको। कौन बन गया है? रॉबर्ट फीको, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबर्ट फीको जो है ना, ये चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला डिटेल में अगर बात करूं तो स्लोवाकिया की बात आती है तो इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है, ब्रातिस्लावा है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। राष्ट्रपति है जुजाना कापुतोवा, जबकि प्रधानमंत्री अभी नए बन गए हैं रॉबर्ट फीको, चौथी बार बने हैं, ठीक है ना। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ना फ्रेंड्स। लैंड लॉक्ड को कहा जाता है स्थलरुद्ध देश, यानी स्थलरुद्ध देश कौन सा होता है? जिसकी सीमाएं किसी भी जलीय सीमा से न लिखती हों, उनको स्थलरुद्ध देश कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे विश्व में कुल 47 स्थलरुद्ध देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, और सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री है वेटिकन सिटी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस खोजा गया है? तो याद रखिएगा, ये कहाँ खोजा गया है फ्रेंड्स? तो इसको खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एपीफाइटिक पौधे की जो नई प्रजाति है जिसका नाम है लिसियोनोटस, इसकी खोज किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है?
तो प्रलय जो है ना फ्रेंड्स, एक सरफेस टू सरफेस 60 रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, सॉरी, एकता कपूर। कौन बनी है? एकता कपूर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 को आयोजित 5वीं भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत के प्रमुख प्रतिनिधि थे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ठीक है ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री कौन थे? एस जयशंकर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, हाल ही में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से स्थापित की गई है। साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल 2023 को किया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने फ्रेंड्स जो अक्टूबर मंथ है ना, इसको हिंदू विरासत माह घोषित किया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग का केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा, ये राज्य बन गया है केरल। कौन बन गया है? केरल ऐसा राज्य बन गया है जो कि अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग का केंद्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने, जो कि रेड बुल कार के ड्राइवर है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने अक्सर जो अवार्ड होते हैं ना फ्रेंड्स रेसिंग वाले, ये कौन जीतता है? तो ये जीतते हैं मैक्स वेरस्टेपन ही जीतते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो डूरंड कप 2023 का खिताब मोहन बागान टीम ने जीत लिया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने जीता है? तो मोहन बागान टीम ने। डूरंड कप की बात आई है तो ये एक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस बार का 132वां संस्करण आयोजित किया गया था, जबकि पहली बार 1888 में शिमला के अंदर आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ना, ये 4 लोगों को दिया गया है ना, उसमें से एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन आर, जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हालांकि ये 4 लोगों को दिया गया है, लेकिन एकमात्र भारतीय कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। डिटेल में अगर बात करें तो यह पुरस्कार 1957 से फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है रेमन मैग्सेसे, की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है ना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, जिनको 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ जो 2023 वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, ये 4 लोगों को दिया गया था। ठीक है ना, पहले थे डॉक्टर रवि कन्नन आर, भारत के एक कैंसर रोग विशेषज्ञ है, जबकि कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के हैं, यूजीनियो लेमोस तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ हैं, और मरियम कोरोनेल फेरर जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ बन गई हैं, याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इनका नाम है थरमन सनमुगरत्नम। क्या है फ्रेंड्स? थरमन सनमुगरत्नम। ये भारतीय मूल के हैं जो कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करूं, बात आया सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर जो है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी सिंगापुर है।
और सिंगापुर डॉलर इसकी मुद्रा है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री हैं ली सिन लुंग, जबकि राष्ट्रपति बन गए हैं थरमन शनमुगरत्नम, जो कि भारतीय मूल के हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं कि भारतीय मूल के कौन कौन व्यक्ति ना विदेशों की जो है कमान संभाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, सिंगापुर के प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया थरमन शनमुगरत्नम, यूनाइटेड किंगडम के पीएम है ऋषि सुनक, ये भी भारतीय मूल के हैं। पुर्तगाल के पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा, ये भी भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के पीएम बने हैं प्रविंद जगन्नाथ, ये भी भारतीय मूल के हैं। सेशेल के प्रेसिडेंट बने हैं वावेल राम कलावन, ये भी भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी भारतीय मूल के हैं। जबकि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। यानी ये जो है ना फ्रेंड्स, ये 8 ऐसे हैं लोग हैं जो जिनकी कमान भारतीयों के हाथ में है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी को, अरविंद पनघड़िया को, यू ललित को और या अशोक नामदेव को। तो जो आंसर आपका सही है इसको आप जरूर कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स की वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की ये जोरदार मेहनत आपको पसंद आएगी। अगर लगे कि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत के साथ मैंने इस कंटेंट को तैयार किया था आप लोगों के डिमांड पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट 2 मैराथन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।